हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आपको दिखा, आज का ये वीडियो कंप्लीट हम रखने वाले हैं एनर्जी के ऊपर। जबकि पिछला वीडियो जो कल आपने देखा है उसमें मैंने आपको दिया है पावर और वर्क एनर्जी पावर। एक चैप्टर आपकी चल रही है फिजिक्स की क्लास 11th में, जिसमें पावर सबसे छोटा पार्ट का है, वर्क थोड़ा बड़ा है, एनर्जी इस पार्ट का सबसे बड़ा है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो में करीबन 25-20 मिनट के अंदर मैं पूरा एनर्जी का टॉपिक आपके सामने रखूँ। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जो आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो इससे आपकी एनर्जी के एक नोट्स बन जाएगी और एक आपको बेसिक आइडिया, एक फाउंडेशन आप काम कंप्लीट कर सकते हैं। बट इस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना होगा फॉर कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कंपेटिटिव एग्जाम के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस आपको करना होगा, बट मैं आपको एक आइडिया दूंगा जिससे आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। फाउंडेशन स्कूलिंग एग्जाम के लिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी क्या है। व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। जबकि पिछले लेक्चर में आपने देखा था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, बट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हम लोग शुरू से देखते हैं एनर्जी। हमारा आज का क्लास है एनर्जी के ऊपर। एनर्जी, ऊर्जा। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने के कैपेसिटी को, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इट्स यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। इसका जो भी यूनिट है एनर्जी का, वर्क के समान है। आप वही वर्क में भी यूज किए हैं, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लीटर एटीएम, किलोग्राम मीटर, कैलोरी। तो इट्स यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। डायमेंशन वर्क में भी वही था, इसमें भी वही है, m1L2T-2। अब टाइप ऑफ एनर्जी, कोई ये नहीं बोल सकता है कि एनर्जी 3 प्रकार या 4 प्रकार या 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी। देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूल एनर्जी। देयर इज सो मेनी टाइप ऑफ एनर्जी। बट हमें सिर्फ इस क्लास में पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। 11th का सिलेबस हमारा सिर्फ पढ़ाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों एनर्जी का बात हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होता है? द एनर्जी कंटेन इन बॉडी ड्यू टू देयर मोशन। किसी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये पेन अगर अभी रेस्ट में है तो ठीक है, बट यही पेन को अगर हम फेंक के किसी को मारें तो चोट लगाएगा। तो गलती इस पेन की नहीं है, गलती इस पेन की मोशन की है। तो जो एनर्जी किसी भी वस्तु में उसके मोशन के कारण आती है, उसके गति के कारण आती है, आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी कंटेन इन बॉडी ड्यू टू देयर मोशन आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इन मूविंग व्हीकल, चलता हुआ गाड़ी में जो एनर्जी है। एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी में जो एनर्जी है। एनर्जी इन ब्लोइंग विंड, बहता हुआ आंधी हवा में जो एनर्जी है। तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग लाते हैं। आप 9-10 से पढ़ के आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर। बट इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, और इसको प्रूफ हम 2 तरीके से करेंगे, एक जनरल मेथड और एक कैलकुलस मेथड। जनरल मेथड आपको बहुत आसान लगेगा, कैलकुलस मेथड में थोड़ी सी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज हम करेंगे, बट प्रूफ दोनों में हम काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर ही करेंगे। तो पहले जनरल मेथड से देखते हैं। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इफ F फोर्स अप्लाइड ऑन इट, अगर मैंने उस पर F फोर्स अप्लाई किया, देन इट डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस S। अब D या S डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। इसको देखिए, एक बॉडी जिसका मास m है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इनिशियली u0 है, रेस्ट में है। इस पे F फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी डिस्प्लेस कर गया S दूरी तक, और बॉडी पहुंच गया यहाँ से यहाँ। पोजीशन दे सकते हैं A से B तक बॉडी हमारी मूव कर गई S डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ। तो आपको निकालना क्या है? एनर्जी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, एनर्जी हम बार बार निकालेंगे, बट एनर्जी कभी निकलता नहीं है। एनर्जी नेवर भी कैलकुलेट, एनर्जी निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि आप सुने होंगे एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कभी निकलता ही नहीं है। एनर्जी के आड़ में आपको निकालना होगा वर्क। जब भी कभी एनर्जी निकालने की बात हो तो आपको निकालना पड़ेगा वर्क ही निकलता है एनर्जी के फॉर्म में। तो जब बॉडी को हमने A से B तक लाया तो क्या वर्क किया, हमें वर्क निकाल लेना है, एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क के लिए सोचेंगे W = Fs। क्यों सोचेंगे?
क्योंकि फोर्स का दिशा और डिस्प्लेसमेंट का दिशा दोनों सेम है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दिशा दोनों सेम हो गया तो थीटा हो गया 0। तो हम W = F डॉट S भी यूज करेंगे, FS cos थीटा भी यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्शन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम है, थीटा हो जाएगी 0। तो W = FS, F = MA, F = MA, बगल में S मेरा आ गया। और आप सुने होंगे V² - U² = 2AS, V² - U² = 2AS। ये मोशन का इक्वेशन हम लोग चैप्टर 3 से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से A निकाल लीजिए, तो A = V² - U²/2S, A = V² - U²/2S। और इस A का वैल्यू को A के जगह पे डाल देते हैं। M बाहर, A के जगह पे V² - U²/2S, अब बाहर में एक S बचा हुआ है, S को ऐसे काटिए। और इनिशियली बॉडी का हालत क्या था? इनिशियली था रेस्ट में, बॉडी इनिशियली था रेस्ट में। तो अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में हो गया, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में होगा तो U को 0 कर दिया। अब U को 0 किया तो रिजल्ट हमारा बचा 12mv²। U को 0 करने के बाद, क्योंकि U का वैल्यू हमने पुट कर दिया 0, तो हो गया एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय जनरल मेथड। इस तरीके से आप 9th 10th में भी लाए होंगे, बट एक तरीका आप यूज करते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से यही चीज़ हम लाते हैं। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ F फोर्स अप्लाइड ऑन इट देन बॉडी डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस dx। एक बॉडी का मास m है, इनिशियली रेस्ट में है, अब उस पर F फोर्स अगर हम अप्लाई किए तो dx डिस्प्लेस कर गया। देन चूंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है d में तो वर्क भी निकलेगा d में, तो हमारा जो dw डिस्प्लेसमेंट अगर है d में तो वर्क भी d में, तो dw = F डॉट dx, डॉट को हटा के cos। अब फोर्स का दिशा, डिस्प्लेसमेंट का दिशा दोनों सेम है, तो थीटा फिर से 0, cos 0 1, तो dw = F डॉट dx, यानी कि dw = Fx हो गया, F dx हो गया, डॉट को हटा के cos कर दिया। F के जगह पे MA और dx हमारा बाहर है, M और A के जगह पे आप यूज करते हैं dV/dt, A के जगह पे dV/dt। तो M को M छोड़ा, A को कर दिया dV/dt और बाहर में हमारा dx है। अब गौर करें, dx और dt मिल के क्या बना? ये बनेगा V = dx/dt आप यूज किए हैं। तो जहाँ dx/dt है वहाँ पे हमने कर दिया V। तो M तो पहले से ही है, dV बना, V बना और dV पहले से ही है। एक बार फिर से, M पहले से ही है, अदर्स dx/dt हमारा V बना और dV रखा हुआ, तो कुल मिलके हो गया dw = mv/dv। M पहले से है, dx/dt को हम V बनाए और dV पहले से है। अब हमको dw चाहिए कि w चाहिए? चूंकि काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमको तो वर्क चाहिए, तो dw से w कौन दे सकता है? वो इंटीग्रेशन है, तो हमको दोनों साइड करना होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dw का इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो m को बाहर निकाल देंगे, तो मास को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन में फंस गया v dv। और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं रेस्ट से लेके v तक, यानी कि 0 से लेके v तक। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो w = m तो बाहर है, v dx का इंटीग्रेशन v2/2। अब इस इंटीग्रेशन को आप देखेंगे कैसे? अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जो शुरू में मैथमेटिकल टूल्स में मैंने तुम्हें दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका फॉर्मूला होगा x 1 + 1/1 + 1, मतलब x2/2, x dx का इंटीग्रेशन x2/2। तो v dv का इंटीग्रेशन v2/2 इंटीग्रेशन तो कर दिया, लिमिट लगानी बाकी है। लिमिट है मेरा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v, तो लिमिट तैयार है, 2 को बाहर किया और लिमिट लगा दिया, v² - 0 का स्क्वायर, तो v², इधर बचा -0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर खत्म हो गई, यानी कि बचा w = 12mv²। तो w = 12mv² और जितना वर्क किया वही तो एनर्जी है, u = 12mv²। ये था कैलकुलस मेथड से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन 12mv²। कहीं से थोड़ा सा इंटीग्रेट हमें करना पड़ा, तो दोनों तरीके से आप प्रूफ कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी तो देखें काइनेटिक एनर्जी क्या है, 2 तरीके से प्रूफ किए। अब हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स क्लास 11, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या बोलता है, पहले ये सुन लीजिए। मान लीजिए आप किसी ग्राउंड में खड़े हैं और हम भी किसी ग्राउंड में खड़े हैं, एक बॉल को तुमने मेरे तरफ पास किया। अब बॉल जब तक मेरे पास पहुंची तब तक उसमें कुछ वेलोसिटी है, और उसी वेलोसिटी पर मैं बॉल को फिर से किक कर दूं, तो मैंने कितना वर्क किया? अगर मेरे द्वारा किया गया वर्क निकालना है तो किक मारने के बाद के काइनेटिक एनर्जी में से किक मारने का पहले का काइनेटिक एनर्जी घटाना होगा, क्योंकि मेरे किक मारने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी था वो तो आपका था, आपने बॉल मेरे तरफ किक किया था, मैंने बाद में किया, तो मैंने कितना वर्क किया ये निकालने के लिए आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को घटानी होगी, और यही बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम।
द टोटल वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। ऊपर स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक बार और, द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए काफ़ी आसान पड़ेगा, जो पिछला हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्रूफ किए हैं उसी से। W इज इक्वल टू Fs, F इज इक्वल टू ma, और a के जगह पे आप डाले थे v² माइनस u²/2s। लेकिन यहाँ u को जीरो नहीं करना है, क्योंकि आपने किक किया था तो कुछ वेलोसिटी इनिशियल था, तो u को जिंदा रखना है। तो s को ऐसे काटे, 2 को मैंने बाहर निकाला। आप यहीं पर गौर से करके देख लीजिए, हाफ mv² माइनस हाफ mu² आ गई। यही बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बट इसको कैलकुलस मेथड से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये करने के लिए क्या करेंगे, जो पिछला काम कर रहे थे उसी को आपको उठा के लाना है। सेम लैंग्वेज लेके आइए, थोड़ा आधा इसको छाप दीजिए, यहाँ से चालू हो जाए। dW इज इक्वल टू mv/dv का इंटीग्रेशन। बट शुरू में इंटीग्रेट हम किए थे 0 से लेके v तक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वहाँ था 0, रेस्ट में था। बट यहाँ इंटीग्रेट हम करेंगे u से लेके v तक, बाकी सारा काम वही होगा। dW का इंटीग्रेशन किया तो w मिला, m कॉन्स्टेंट बन के बाहर निकला। v/dv का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला, v2/2, जो मैंने अभी आपको दिखाया था v2/2। तो इंटीग्रेशन तो कर दिया, लेकिन लिमिट लगा दिया v और 0। और लिमिट जब पुट करूँगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो गया v² माइनस u², जबकि पिछले वाला काम में हुआ था 0 का स्क्वायर, v² माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको दोनों में गुना अगर हम करेंगे तो हाफ mv² माइनस हाफ mu²। यही बोलता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को भी दोनों तरफ से प्रूफ कर रहे हैं, जनरल मेथड, कैलकुलस मेथड। अब सुनते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसके कन्फिग्रेशन के कारण जो ऊर्जा होती है, उसके पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होती है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू देयर पोजीशन, द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू देयर कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक धनुष मेरे हाथ में हो, उसमें तीर लगा के अगर हम तान के रखें तो जो एनर्जी स्टोर अभी हो गई है। मेरे हाथ में गुलेल है, तो उसमें पत्थर डाल के मैं टान के रखूं तो जो एनर्जी स्टोर हो गई है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। डैम वाटर में जो एनर्जी स्टोर है, या टना हुआ स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू देयर पोजीशन और कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू देयर पोजीशन और कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जांपल आप बहुत सारे लिख सकते हैं, धनुष वाला लिख दीजिए, गुलेल वाला लिख दीजिए। हमने लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन डैम वाटर, डैम वाटर में जो एनर्जी स्टोर है, द एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, टना हुआ स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है। इसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है, तो बहुत सरल तरीके से इसका एक्सप्रेशन निकलेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक बॉडी को मैंने कुछ हाइट उठाया है और h हाइट पे मैंने यहाँ रखा, तो आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी में बार बार बोल रहा हूँ आदर्श के, एनर्जी निकालने के आड़ में आपको निकालना पड़ेगा वर्क। एनर्जी कुछ होता ही नहीं, आपको वर्क निकालना पड़ेगा। तो जब बॉडी को हमने नीचे से ऊपर तक उठाया तो मैंने क्या वर्क किया, तो आपने वर्क किया W इज इक्वल टू Fs, W इज इक्वल टू Fs। बट ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया, तो अगर नीचे से मैं उठाऊंगा तो हमारा वेट काम करेगा, बॉडी का वेट काम करेगा mg। रोड पे तो चलते हैं तो हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, बट यहाँ लिखेंगे F इज इक्वल टू mg। और उठा रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये हाइट हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू F के जगह पे ma या mg और h के जगह पे h, तो सीधे W इज इक्वल टू mgh। और जितना वर्क आपके यही पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। बट थोड़ा ध्यान देना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये तो मेरा फोर्स के कारण हुआ। लेकिन अगर ग्रेविटी के फोर्स को देखें तो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा था नीचे, डिस्प्लेस हो रहा था ऊपर। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं फोर्स भी ऊपर लगाया, डिस्प्लेस भी ऊपर हुआ, तो यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रेविटी का फोर्स देखें तो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है नीचे और बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए देखेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस mgh। बट मैं अपने फोर्स को देखूंगा तो हो जाएगा mgh, क्योंकि मेरा फोर्स का दिशा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी में ऊपर, दोनों सेम दिशा cos 0। लेकिन ग्रेविटी का फोर्स देखा तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे और हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 180 और cos 180 हो जाएगी -1। तो यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन आपको दिखता है माइनस mgh और mgh। हमारा फोर्स देखा जाए तो mgh और ग्रेविटी का फोर्स देखा जाए तो माइनस mgh। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग को मैं टान के रखूँ तो उसमें क्या एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, लेट ए स्प्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स ऑन हॉरिजॉन्टल वॉल एंड अदर एंड इज फ्री।
एक स्प्रिंग लिया जिसका एक एंड को मैंने दीवार पे सेट कर दिया है और दूसरा एंड को फ्री किया, एक मास को लटका दिया, अटैच कर दिया। अब इसी केस में क्या करते हैं, इस स्प्रिंग पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाहर की तरफ हम खींचते हैं। तो खींचने के लिए जो फोर्स लगाया वो हो गया एफ एक्सटर्नल फोर्स, और जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अंदर खींच लेगा, वो हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। आपने जो फोर्स लगाया खींचने के लिए ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, और आपके छोड़ने के बाद अगर स्प्रिंग अंदर चला जाता है तो हो गया रिस्टोरिंग। तो रिस्टोरिंग अंदर की तरफ, एक्सटर्नल बाहर की तरफ। और एक बात आपको ध्यान देना होगा, जितना एक्सटर्नल लगाइएगा उतना ही रिस्टोरिंग होगा, बट अपोजिट, एक्सटर्नल बाहर रिस्टोरिंग अंदर। तो एक्सटर्नल रिस्टोरिंग दोनों बराबर होगा बट दोनों अपोजिट होगा। तो कहीं लिखा है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ रिस्टोरिंग। यहाँ पर एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था हुक्स का कहना था कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने एक्सटर्नल फोर्स जितना ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स हम कम लगाएंगे तो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कम, थोड़ा बढ़ा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, और बढ़ा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तो एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ एक्स है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के के लगाते हैं, जहाँ के हो गया स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ के है मेरा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। बट हमको तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी निकालने के लिए आपको वर्क सोचना होगा। चलिए, तो मान लेते हैं इस स्प्रिंग को हम dx और डिस्प्लेस किए, इसको dx और डिस्प्लेस किए, तो dx हम डिस्प्लेस किए तो यहाँ वर्क निकलेगा मेरा dw। तो लेट बडी एक्स्ट्रा डिस्प्लेस dx, सो वर्क डन इन दिस डिस्प्लेसमेंट, dw इक्वल टू एफ डॉट dx। एक्सटर्नल फोर्स बाहर, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर, थीटा 0 cos 0 1, तो हो जाएगा एफ dx cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, cos 0 को हम मिटा देंगे, क्या मिला एफ dx। और एफ कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल हमारे पास था पहले से ही के एक्स, एफ एक्सटर्नल को हम बैठा दिए के एक्स dx। अब हमको dw नहीं w चाहिए, तो dw से w कौन देता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करें तो dw का इंटीग्रेशन के तो w मिला, इधर इंटीग्रेट तो करेंगे बट k को बाहर निकाल दिए। अब इंटीग्रेशन के चक्कर में फंसा x dx, बट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक, क्योंकि शुरू में स्प्रिंग का पोजीशन था 0, अब वो x डिस्प्लेस कर गया, तो इंटीग्रेट करना है 0 से लेके x तक। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या, आप शुरू से देख रहे हैं x2/2, तो इंटीग्रेशन मैंने किया x2/2, लिमिट लगा दिया है 0 से लेके x तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई हम करेंगे, 2 चली गई बाहर तो 1/2 के और x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट आ रहा है w इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और जितना आप वर्क कर रहे हैं स्प्रिंग को टानने में वही आपकी एनर्जी हो जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग इज w इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जहाँ के हो गए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि f इज इक्वल टू जब के एक्स लिखे हैं तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, जहाँ f है फोर्स न्यूटन, x है डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन निकालना तो आप निकाल सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो mlt-2 हो गई फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट का l कट गया m1l0t-2। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, डिनोट क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, कुछ ऐसा फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपका ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन only depend upon the initial and final position of body but not depend upon the path of the body। कुछ ऐसे फोर्स भी होते हैं जिसका वर्क, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स only depend upon initial and final position of the body but not depend upon the path आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और एक कंजर्वेटिव फोर्स का टोटल वर्क डन पूरे कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट पाथ में 0 होती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ए बॉडी ऑलवेज क्लोज पाथ इज 0। मैंने किसी क्लोज पाथ में, जैसे एक बॉडी को हम ऊपर उठाएं, जो वर्क किए, अब फिर यहाँ से छोड़ दिए, फिर जो वर्क हुआ तो क्लोज पाथ हो गए, यहाँ से उठाए थे फिर ऊपर ले गए फिर नीचे लाए, तो ये हो गया आने का पाथ ही जाने का पाथ, पाथ पूरा क्लोज हो गए, तो पूरे क्लोज पाथ में 0 हो जाएंगे।
द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए बॉडी अराउंड क्लोज पाथ, पूरे क्लोज पाथ में अराउंड क्लोज पाथ विल बी 0। कुछ एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, etc आर द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि नॉन कंजर्वेटिव क्या है, जो अपने पाथ पे डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं करता है। जबकि कंजर्वेटिव कर, ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव अपने पाथ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड अपॉन द पाथ। कंजर्वेटिव में बोला था नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, जबकि इट डिपेंड अपॉन द पाथ। एग्जांपल हो गया आपकी फ्रिक्शन फोर्स। अब इतना तो जानते हो, फ्रिक्शन फोर्स तो पूरे पाथ पे डिपेंड करता है, जितना रफ होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, सरफेस जितना रफ होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल फ्रिक्शन और कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। 10th से ही आप पढ़ के आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। अब इसको प्रूफ करते हैं। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, जिसको मैंने h हाइट पर पॉइंट A पर रखा है। तो पॉइंट A पर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको गिराएंगे, B पर टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर ज़मीन पे गिराएंगे, तब टोटल एनर्जी निकालेंगे। और हम देखेंगे कि तीनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी सेम है, चाहे बॉडी A पर रहे या B पर रहे या C पर रहे, एनर्जी चेंज नहीं होगी, टोटल एनर्जी। इससे पता चलेगा एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। तो हम चलते हैं एट A, जब बॉडी ऊपर में है, टॉप पे रखे हुए हैं, तो हमको निकालना है मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो टोटल एनर्जी के लिए हमको पहले काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। तो ए पर हम पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सब जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जब ए पर है तो बॉडी तो हमारे हाथ में रेस्ट में है, तो बॉडी रेस्ट में है तो भी 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, भी 0 हो गई, तो हाफ m 0 का स्क्वायर मतलब 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, m भी है, g भी है और हाइट पूरा है h, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा mgh। तो टोटल एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, तो टोटल एनर्जी को जोड़ा ke प्लस p, 0 प्लस mgh, यानी कि A पर टोटल एनर्जी है आयुष mgh, ये हुआ A पर टोटल एनर्जी। अब B पर हम आते हैं, बॉडी को ऊपर से गिराते हैं, x दूरी गिरा। अब B पर हमको टोटल एनर्जी निकालना है, तो B पर बॉडी तो अब हाथ में नहीं है, B पे तो बॉडी गिर रही है, तो पहले हमको निकालना होगा वेलोसिटी। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, क्योंकि चला कितना x, 2gx, x चला और गिर रहा है इसलिए मैंने g लिया a की जगह पे। तो लेकिन a पर तो बॉडी इनिशियली वेलोसिटी 0 था, तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, तो यहाँ से v निकल गई, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ये v स्क्वायर को रख लीजिए और इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर के यहाँ पे 2gx, 2 को 2 से काटा, अब मिला mgx। तो a पर काइनेटिक एनर्जी है mgx। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh। तो जमीन से इसका हाइट हम देखते हैं क्या बचा, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, mg हाइट बचा है h माइनस एक्स, तो mgh माइनस mgx। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी के लिए हम दोनों को जोड़े हैं, तो काइनेटिक है mgx, अब पोटेंशियल है mgh माइनस mgx, तो mgx कटा, क्या बचा mgh। तो B पर भी टोटल एनर्जी mgh ही आया। अब C पर देखते हैं, जब जमीन पे गिर गई तो जब गिरी उस वक्त तो कुछ वेलोसिटी थी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि इस बार जयंत पूरा बॉडी गिर चुका है, जमीन पर है, तो हाइट तो पूरा ले लिया, u0 v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v को डाल के हम काइनेटिक निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर के यहाँ पे 2gh, यहाँ भी 2 कटा, तो काइनेटिक एनर्जी मिला mgh। लेकिन जब जमीन पे गिर गई तो हाइट तो 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी में हो गया mgh के जगह पे 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो काइनेटिक कितना, पोटेंशियल इतना। जब टोटल एनर्जी निकाले तो देखिए फिर से जोड़ेंगे तो फिर से हमारा mgh आएगा। इससे दिख रहा है कि A का टोटल एनर्जी, B का टोटल एनर्जी और C का टोटल एनर्जी सेम है mgh। सो एट A B C द टोटल एनर्जी इज सेम, सो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, एनर्जी हमारा कंजर्व होता है। अब एक सिंपल पेंडुलम में हम लोग देखें तो जब सिंपल पेंडुलम को हम लोग ओसिलेट करते हैं तो यहाँ की टोटल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी देखें, ये भी हमेशा कंजर्व होती है। जब पेंडुलम टॉप पे जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, अब वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाएगी, बट हाइट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब बीच में आएगा तो हाइट कम हो गया, लेकिन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 हो जाएगा, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब हाइट पे पहुँचेगा तो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का और ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का।
पोटेंशियल एनर्जी देखिए घट रही है, अब बीच में बढ़ रही है फिर घट गई। काइनेटिक ज़्यादा थी फिर घट गई फिर यहाँ बढ़ गई। तो ये ग्राफ है हमारा पोटेंशियल जीरो। तो ये ग्राफ हो गया मेरा पोटेंशियल का, नीचे वाला है पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर वाला है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टॉप पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम और पोटेंशियल जीरो। आइंस्टीन के मुताबिक एक फॉर्मूला लास्ट में आपको हम देते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एनर्जी एंड मास बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है, मास को एनर्जी में। वो रिलेशन आइंस्टीन का है E=mc²। E=mc², जहाँ m हो गए मास ऑफ द बॉडी और c है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक फॉर्मूला को आप रख सकते हो, रिलेशन बिटवीन रेस्ट मास एंड मूविंग मास। कभी इस पे काम करते हुए नजर आएंगे, आपको कहीं कहीं दिखेगा ये फॉर्मूला। m=m0√(1 - v²/c², जहाँ m0 है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, ऐसे ही पेन मेरे हाथ में है, अभी इसका मास जो भी हो, अगर हम इसको वेलोसिटी में फेंक दें तो इसका मास चेंज करेगा। तो उस समय मास निकालने के लिए फॉर्मूला है, c डाल दो, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸, किस वेलोसिटी से फेंकें ये डाल दीजिए, और रेस्ट मास उस वेलोसिटी के अंदर मास निकाला जा सकता है। m=m0√(1 - v²/c²। तो ये दोनों आइंस्टीन के साथ है। तो ये एक वीडियो में मैंने आपको एनर्जी लगभग दिखाने का कोशिश किया, सारा टॉपिक आपके पास है। इससे नोट्स बना के आप स्कूलिंग एग्जाम में तो बढ़िया कर ही सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक बात हम बोल देते हैं, इन सब टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा। मैं अपने वीडियो में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, एक फाउंडेशन में ठीक कर रहा हूँ, बट इसको कंपटीटिव क्वेश्चन या इस सारे टॉपिक पे एक सिंपल क्वेश्चन वो आपको करना होगा। वो तो मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ, वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना संभव नहीं होता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोलिजन के साथ। थैंक यू।